नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे विपक्ष की ट्रिक या बीजेपी की हैट ट्रिक। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब 6 माह से भी कम का समय रह गया है और इसको देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी इन सभी तैयारियों में काफी आगे है। वही भाजपा ने 2024 के दंगल को जीतने के लिए 2 महत्वपूर्ण रणनीति बनाई है, जिसके तहत बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर जीत के लिए सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी है। साथ ही भाजपा ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए मीडिया संवाद शुरू कर दिया है। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाली इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से विकास की संभावनाएं और अब तक की निवेश उपलब्धियों को साझा किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी की पिथौरागढ़ दौरे से देवभूमि को सौगात मिली। जमरानी बांध परियोजना के लिए वित्तपोषण का ऐतिहासिक निर्णय समेत सरकार से अब तक की बड़ी कार्य योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि 2024 में राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत की हैट्रिक मारेगी। हालांकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस बार भाजपा को सबक सिखाने की बात कही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के चुनावी दंगल के लिए समय अब बेहद कम है। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है वैसे वैसे जीत की टेंशन बढ़ती जा रही है। चुनावी जीत का स्वाद चखने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी इन सभी तैयारियों में काफी आगे है। बीजेपी ने तमाम रणनीतियों पर कार्य शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में बीजेपी साल 2022 में हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर मंथन करेगी। इसके लिए पार्टी ने सभी सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत 6 से 17 नवंबर तक सांसद विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। पार्टी ने हारी सीटों को 60% अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य रखा है और वहीं विपक्षी दलों ने बीजेपी के इस कार्यक्रम पर कटाक्ष किया है। अपने जो 7 सांसद से भी कार्यक्रम मांगा है, इसमें डॉक्टर रमेश पोल निशंक जी को जो हमने विधानसभा दी थी, हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर, ज्वालापुर, द्वाराहाट, तो 6, 7 और 8 तारीख को इन विधानसभाओं में इनकी बैठकें होंगी। तीरथ जी से द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा 3 विधानसभा का समय लिया है। ये भी 7 और 8 तारीख को ये बैठकें इनके द्वारा होंगी। भाजपा उत्तराखंड को सिर्फ 23 विधानसभाओं को प्रदेश मानती है। 47 सीटों में आप जीते जरूर हैं, लेकिन आपके विधायकों ने कोई ऐसे विकास के आयाम नहीं स्थापित किए हैं उन विधानसभाओं में कि जनता में आक्रोश और गुस्सा ना हो या वहाँ की जनता को आप इस तरह से अनाथ छोड़ दें। और वैसे आपके सांसदों को जनता हाथों हाथ क्यों ले? पलक पावड़े बिछाकर आपको लग रहा है आपके सांसदों का स्वागत होगा, उनको स्वीकार किया जाएगा, जबकि वो सांसद तमाम चुनौती भरे पल जब उत्तराखंड के लिए आए, चाहे वो जोशीमठ भूधसाव हो, चाहे वो यहाँ भर्ती घोटाला हो रहा हो, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड का यहाँ तूफान मचा हो, चाहे केदारनाथ से सोना गायब हो गया हो, उन तमाम समय पर आपके 5 जीते हुए सांसद मौन चुप्पी धारण करे रखे। ऐसे में यहाँ का युवा, यहाँ का किसान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के व्यापारी, मजदूर सब जानते हैं कि ये सांसद किसी काम के नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो हारी हुई विधानसभाएं हैं उसमें अपने नेताओं को भेज करके जो प्रवास का कार्यक्रम रखा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा होता है और इस बात से पर्दा उठता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है और चुनाव में जाने से पहले ही उसको हार का डर सता रहा है। इसी के चलते वो प्रवास पर अपने नेताओं को भेज रही है, लेकिन क्योंकि जन मुद्दों पर आज तक कोई काम नहीं हो पाया, आज तक ही विधानसभा बैकडोर एंट्री में जो युवाओं के साथ छल हुआ उस पर जवाब दे पाई, तो मुझे लगता है कि ये प्रवास में कहीं भी जाएं, जनता इनसे सवाल करेगी और इनके पास जवाब नहीं होगा।
वहीं एक तरफ जहां बीजेपी हारी हुई सीटों पर मंथन कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए मीडिया संवाद भी शुरू कर दिया है। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से विकास की संभावनाएं और अब तक की निवेश उपलब्धियों को साझा किया जाएगा। और इसके साथ ही पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे से देवभूमि को मिली सौगातें, जमरानी बांध और परियोजना के लिए वित्त पोषण का ऐतिहासिक निर्णय समेत सरकार की अब तक की बड़ी कार्य योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। पार्टी ने इसके लिए भी तमाम नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि धरातल पर सरकार ने जब कोई विकास कार्य किए ही नहीं, तो फिर ये मीडिया संवाद किसके लिए किया जा रहा है। हो रहा है, विज्ञापनबाजी हो रही है, जुमलेबाजी हो रही है, लेकिन जो बात सरकार जुमलों के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, मीडिया संवाद के माध्यम से कह रही है, वो चीज़ें धरातल पे उतरती नहीं है। आप बताइए, प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है? अगर रोजगार मिल रहा हो तो बेरोजगार सड़क पर उतर के प्रदर्शन क्यों करते? आप उनको लाठी डंडों से पीट रहे हैं, उनकी सुनी नहीं रहे हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश की मातृशक्ति लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। आज बेटियां घर से निकलने में डर रही हैं क्योंकि अंकिता भंडारी प्रकरण में अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हुआ। लगातार मामले में लीपापोती हो रही है। पेपर लीक प्रकरण और अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई की मांग हो रही है और आप उनकी जनता की सुनी रहे हैं, लोगों की सुनी नहीं रहे। रूप से हमारे प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश के विकास के लिए अनेकों कार्य किए हैं और 2025 तक राज्य देश का सबसे अग्रणी राज्य बने विकास की दृष्टि से। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जिस प्रकार से उत्तराखंड के को आशीर्वाद मिल रहा है, उससे हमारे उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है। और केंद्र और प्रदेश की सरकारों की अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मीडिया विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर पत्रकार वार्ता की श्रृंखला का आयोजन किया गया है। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है और बीजेपी एक तरफ जहां हारी हुई सीटों पर मंथन करने के साथ ही हारी हुई सीटों को 60% अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य रख रही है, तो दूसरी ओर मीडिया संवाद कर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता को गिना रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी का प्लान विपक्षी दलों पर भारी पड़ेगा? क्या बीजेपी 2024 में एक बार फिर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है? और क्या विपक्ष बीजेपी की जीत के रथ को रोक पाने में कामयाब हो पाएगी? स्पेशल डेस्क, उत्तराखंड। जी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और बीजेपी लगातार इसको लेकर तैयारियां भी कर रही है और अब लोगों को अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए भी इसको लेकर बीजेपी तैयारियां कर रही है। साथ ही साथ जो हारी हुई सीटें हैं उन पर मंथन जारी है। ये तमाम तैयारियां बीजेपी की और कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी तैयारियों में आगे नजर आ रही है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि उनके पास उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। जितने भी मुद्दे हैं उत्तराखंड में उनको लगातार विपक्ष अपनी मजबूती के साथ उठाने की कोशिश कर रहा है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि इसकी कितनी तैयारी नजर आ रही है, साथ ही साथ विपक्ष किस तरीके से बीजेपी को हराने के लिए तैयारियां कर रहा है। चर्चा इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल थपलियाल जी यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी आप नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरधर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहूँगी, सत्यवीर जी शायद फिलहाल हमारे साथ नहीं है और आशीष जी विपक्षी दलों से ही शुरुआत कर लेते हैं। क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस की? कांग्रेस किस तरीके से जनता के बीच में जाने वाली है? क्योंकि देखिए चुनाव का वक्त अब बहुत कम बचा है और धीरे धीरे अगर हम बात करें यहाँ पर तो अपनी अलग अलग तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। कांग्रेस किस तरीके से तैयारी कर रही है? कांग्रेस का क्या रुख होने वाला है? कांग्रेस कैसे अपनी बातों को जनता को समझाने में कामयाब होगी? देखिए मैडम, कांग्रेस पूरी तैयार है और कांग्रेस ने चुनाव लड़े भी हैं, जीते भी हैं। कांग्रेस का बहुत पुराना अनुभव भी है और कांग्रेस ने काम भी किया है। आज जनता को भी ये समझने का वक्त है, जनता समझ भी चुकी है
कि हमने जिनको वोट दिया था, उन्होंने जिन आधार पर वोट दिया था, उन्होंने वो काम करके नहीं दिखाए। एक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो कुछ वाकई देश के लिए कर सकती है। और रही मैडम, देखिए आपने देखा होगा एक इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बना है, जहां पर थोड़ा बहुत कमियां रह जाती हैं, वो गठबंधन के माध्यम से भी सॉल्व होगी। और निश्चित ही कांग्रेस पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी और सब दिख रहा है। ये सब आज आप देखिए उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से इन्होंने नगर निगम चुनाव को पीछे करने का काम किया। आप आशीष जी, जानते देखिए हैं आपका गठबंधन का कॉन्सेप्ट बहुत सही है, ठीक है, गठबंधन को लेकर बहुत सारी चीजें, लेकिन गठबंधन की अगर हम बात करें तो इसमें भी तो कई ज्यादा राजनीतिक दांवपेच देखने को मिल रहे हैं। कहीं कहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि अनबन भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के साथ किस तरीके से अनबन चल रही है ये तो किसी से छुपा नहीं है। कुछ और राजनीतिक दल है, आम आदमी पार्टी का भी अभी 50-50 उनका चल रहा है कि उनको अकेले चुनाव लड़ना है, साथ में चुनाव लड़ना है। तो ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव आते आते ये गठबंधन जो है वो धीरे धीरे टूटता चला जाए, जिसे आप ताकत मान रहे हैं वो आपकी कमजोरी बनकर निकले। नहीं मैडम, निश्चित ही जो गठबंधन हुआ है केंद्र के लिए हुआ है। और उसमें देखिए मैडम, इतनी बड़ी पार्टी है, जितने कहते हैं ना मुंह उतनी बातें, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी कुछ बयानबाजी करता है, लेकिन बड़े मैंने तो नहीं खुद करते अखिलेश यादव को उनके स्वयं मुखार बिंदु से सुना, उन्होंने जो कहा। अखिलेश यादव को तो हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? जब उनसे पत्रकार ये बात पूछेंगे, उनको बोलेंगे तुम्हारे ऐसा बोल दिया तो तुम क्या बोलोगे, बात अलग है। लेकिन उसके बाद भी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा राहुल गांधी जी का मुझे फोन आया, मेरी बात हुई और हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए पार्टियां बड़ी होती हैं, कोई ना कोई प्रवक्ता, और देखिए मैडम आज की डेट में हर पार्टी के अंदर एक ही अगर पार्टी है तो एक ही पार्टी में कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को चाहता है। तो ऐसे ही सब इतनी पार्टियां सब अगर एक साथ आई है तो निश्चित ही किसी के अपने मन की भावनाएं होती है। कोई चाहेगा कि पीएम जो है हमारे अखिलेश यादव जी बन जाए, कोई चाहेगा ये बन जाए, अरविंद केजरीवाल जी बन जाए, कोई कुछ चाहेगा। और होगा वही जो सही होगा, जो बड़े नेता आपस में चाहेंगे, क्योंकि गठबंधन बड़े नेताओं ने मिलकर किया है। इनकी आपस में बातचीत हुई, किस टर्म्स कंडीशन में बात हुई है, ये बातें सब ऊपर लेवल की है। हम लोग एक कयास लगाते हैं, बातें करते हैं, कुछ हो सकता है हम गलत प्रतिक्रिया भी कई बार दे देते हैं पत्रकारों के सामने, तो उससे हम सबको बचना चाहिए। और गठबंधन निश्चित ही मैडम देखिए बहुत जरूरी है। आशीष जी, ये तो आपकी पार्टी के लोगों को या फिर अन्य पार्टी के लोगों को सोचना समझना चाहिए कि ये अनर्गल बयानबाजियां कहीं आगे जाके चुनाव पर भारी ना पड़े। ये तो आप विचार करेंगे ना सर इस पे? कोई भारी नहीं पड़ने वाले हैं निश्चित ही मैडम। देखिए अगर 2024 में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई तो देश का बहुत बुरा हाल होने वाला है मैडम। आज हम हर चीज में हम पीछे हैं। आप देखिए हम कहते थे कि विदेशी नीति ऐसी बना देंगे कि चाइना को लाल आंखें दिखा देंगे, चाइना हमें उल्टा लाल आंखें दिखा रहा है। नेपाल जैसा देश हमें पत्थर फेंकने का काम करता है। पाकिस्तान को देखिए रोज आतंकवादियों को अंदर घुसाने का काम कर रहा है। तो क्या रणनीति, हम विदेशी रणनीति में फेल है। देश के अंदर आप देखिए मैडम, जब सरकार तो क्या पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो आतंकवादी एक्टिव नहीं थे? पहले कांग्रेस की सरकार थी तो क्या नेपाल से ऐसे हमारे मतभेद नहीं थे? क्या कांग्रेस की सरकार थी तो जो चाइना से मतभेद थे क्या वो हमारे मतभेद नहीं थे? ये तो सभी सरकारों में चला आ रहा है, तो जनता आपको क्यों चुनेगी? लाल आंखें दिखाने वाले जब से आए हैं तब से ज्यादा दिक्कतें आ गई हैं। तब से तो देश के अंदर भाई भाई में मतभेद करा दिया इन लोगों ने, भाई भाइयों को लड़ाने का इन्होंने काम किया। इन लोगों को सिर्फ देश तोड़ो और राज करो वाली नीति पे काम कर रहे हैं। किस तरह भाई भाइयों को एक दूसरे से अलग करें, कैसे देश के अंदर नफरत फैलाएं, इस तरीके से काम कर रहे हैं। आप देखें ना मैडम, जब लोकसभा चुनाव थे किस तरह की बातें हुई थी कि काला धन आएगा, इतने लोगों को 15-15 लाख मिलेंगे। किस तरह इन्होंने बोला था महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार मोदी सरकार। बताओ 350 रुपए का सिलेंडर आपने 1200 रुपए कर दिया, फिर 1200 रुपए का आप 900-950 रुपए करके आप करें, हमने राहत देने का काम किया। अरे आपने तो मार दिया 350 का उतने का करके। और आप बताएं जिस तरह सब्सिडी छुड़ानी चाहिए थी, जब इन्होंने कहा कि सब्सिडी छोड़ दो, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, आम जनता ने सब्सिडी भी छोड़ी। उसके बाद आज बताए सब्सिडी देनी भी आप लोगों ने बंद कर दी। तो इन लोगों ने जनता को हर तरीके से लूटा है, गरीब आदमी को परेशान करने का काम किया, व्यापार को बंद करने का काम किया है, और इसके अलावा कुछ नहीं। वापस आएंगे आपके पास। विपिन खन्ना जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कुछ तैयारी आम आदमी पार्टी की? क्या ये इंडिया गठबंधन काम करेगा या फिर आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी या फिर आम आदमी पार्टी के अलग स्टैंड होंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गठबंधन जो बना है 2024 के लिए बना है। और रही बात राज्यों की बात, तो राज्यों में जो 2024 के जो चुनाव है वो केंद्र तय करता है, गठबंधन तय करेगा। यदि गठबंधन में रहते हैं या नहीं रहते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर आप बात करें किसी के बयान की, तो कोई बयान दे सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो गठबंधन है 2024 के लिए है,
और 24 में गठबंधन बिल्कुल पूरी तरीके से काम करेगा और हम लोग मिलकर आज हम चुनाव किस लड़ेंगे। पर चर्चा कर रहे हैं? आज का मुद्दा भी तो लोकसभा चुनाव ही है। बिल्कुल लोकसभा चुनाव है और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी बनाए हैं, जो हारी हुई विधानसभा की सीटें हैं उन पर जो प्रभारी बनाए हैं उस पर बात हो रही है। और उस पर हमारा कहना है कि अभी आपने बागेश्वर का चुनाव देखा तो भारतीय जनता पार्टी का हलक सुखाने का विपक्ष ने काम किया। अगर बागेश्वर जैसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी मात्र 2000 से 2200 वोट से जीती है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हारी हुई सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी अगर प्रभारी बना रही है तो प्रभारी क्या कहेंगे जाकर। अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है, यहाँ पर पेपर लीक मामला हुआ है, विधानसभा भर्ती घोटाला हुआ है, आपका आप अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को बर्बाद करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, महिला शक्ति सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है। आप बताइए क्या जो प्रभारी बनाए गए हैं जो हारी हुई सीटों पर, मेरा मानना है जो जीती हुई सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की वहां पर प्रभारी बनाने चाहिए थे। हारी हुई सीटों को तो भारतीय जनता पार्टी को भूल जाना चाहिए, लेकिन जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं विधानसभाओं में उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा करनी चाहिए। कहीं वहां पर लेकिन विपिन जी आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी जो है वो आप अपनी तैयारियों में आपसे आगे चल रही है, चाहे वो आप हो चाहे वो कांग्रेस हो। देखिए ऐसी जी तैयारियों की और रही बात जैसे कि आपने ये दिव्य ज्ञान भारतीय जनता पार्टी को देने की कोशिश की कि भाई आपको जीती हुई सीटों पर प्रभारी उतारने चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी भी तो आपको बहुत सारे ज्ञान दे रही है, वो भी तो थोड़ा ऑब्जर्व करिए। आप कैसे जनता के बीच आप क्या लेकर जा रहे हैं, आप अपनी क्या उपलब्धियां गिनाने जा रहे हैं, आप क्या बताने जा रहे हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ मेरा तो यही मूल प्रश्न रहता है। और मुझे अभी तक मैं इतनी बार लोकसभा चुनाव पर डिबेट हो चुकी है, मुझे लगता है ये 5वीं या 6वीं बार मैं अब लोकसभा पर बात कर रही हूं और अभी तक मुझे विपक्ष ये नहीं बता पाया कि भारतीय जनता पार्टी की बुराइयों की, उनकी कुनीतियों के अलावा आपके पास आपका क्या है, आप क्या लेकर जा रहे हैं जनता के पास। ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात ये है, बिल्कुल आपने क्या सही कहा कि हम क्या जनता के पास लेके जा रहे हैं। हम जनता के पास भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां लेके जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 साल से 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने वोट देकर जिताया है, विधानसभा में पहुंचाया है, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की जनता को धोखा देने का काम किया है। आपने नौकरियों में दलाली खाई, आपने भर्ती घोटाला किया, आपने विधानसभा भर्ती घोटाला किया, आपने व्यापारियों को उजाड़ने का काम किया, महंगाई पर आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सिलेंडर देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, आपने आटे दाल और दही तक पे जीएसटी लगा ली। तो कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं, जो कुकर्म है, उनका पर्दाफाश करने के लिए विपक्ष जनता के बीच में है। ठीक है, वापस आएंगे विपिन जी आपके पास। अनिल थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? देखिए एसी जी, सबसे पहली बात तो है कि इस डिबेट में लोकसभा चुनाव को लेकर के मैं भी थक गया हूँ क्षेत्रीय दल में, क्या बोलूं, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे हैं और इन पे मैं समझ बार बार यही रिपीटेशन होता रहता है। समझ में ये नहीं आता है कि ये तो एक पाठशाला हो गई है कि अब रटते रहे। तो अब इतना याद हो गया है कि मैं थोड़ा सा इनके पिछले जो इतिहास रहा है भाजपा का, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, पर लोकसभा चुनाव पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। इन्होंने इनके मतदान पे 2014 में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली थी, प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत लेकर के राष्ट्र से जब वो संबोधन कर रहे थे वहां से लाल किले अपना शपथ समारोह में, तो इनका 2014 का जो आंकड़ा है जो मत पड़ा था वो 61.67% था, बहुत टॉप में था, यानी 100% लगभग था। अब आप देखिए 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री बने तो 57.65% इनका मतदान रहा। डिफरेंस देखिए आप, इस डिफरेंस को निकालने के लिए इनके रिसर्च शुरू हुई। कारण क्या रहा, उसका कारण इन्होंने जानने की कोशिश की। यही सेम ये 23 सीटों पे जो उत्तराखंड में जहां ये विधानसभा चुनाव हारे थे, जिन क्षेत्रों में ये 23 सीटें हैं वहां इतने नाकाम रही सरकार
कि बिल्कुल आपदा, वहां पलायन, वहां बेरोजगारी, वहां लठमार, वहां मतलब सारे कुछ जो कुछ है वहां पे है, उन क्षेत्रों में है। अब मैं वो गांव गिनवाऊंगा तो आप शायद आपको पता भी नहीं होगा कि किन किन क्षेत्रों में ये है, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट बोल देता हूं मोटा मोटा। इनका डिस्ट्रिक्ट टिहरी में इनका जो पड़ा 54 था। गढ़वाल में, पिछला बता रहा हूं मैं, पिछला इतिहास, गढ़वाल में 49 था, अल्मोड़ा में 48% था, नैनीताल में 66 पॉइंट था, और हरिद्वार में सबसे टॉप इसलिए रहे कि ये मुंह सामने था। हरिद्वार और देहरादून तो उत्तराखंड तो है नहीं। मजे की बात यह है कि आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, उसके बाद भी इतना एनालिसिस करके बैठे हैं। नहीं देखिए, ये जरूरी है ना, मैं किस बात पे किस पे डिबेट बोलूं, क्योंकि ये तो रट्टा मार मार के मैं प्राथमिकता में प्राइमरी में हमारे एक अध्यापक बोलता था कि उठो लाल चलो, उठो चिड़िया, वो वाला याद है मुझे, वो रोज नहीं याद करके आता था तो मारता था। अभी भी याद नहीं है आपको? तो वो रटना पड़ता है, अब क्या करें इनके लिए। अब हमारे पास, क्योंकि अब मैं आरोप प्रत्यारोप लगाऊंगा तो राष्ट्रीय पार्टियों ने तो इनकी कर दी 3 या 5, तो क्षेत्रीय दल होने के नाते मैं इनसे अनुरोध करूंगा वो अपेक्षा न रखें। जो मैंने आंकड़े रखे हैं इस समय 61 और 57 में अंतर है, और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने बताए हैं। रहा सवाल इनका वोटिंग परसेंटेज इस समय कम क्यों रहेगा और क्षेत्रीय दल क्यों अग्रसर रहेंगे, कारण क्या है कि मैं अपनी बात करूं, अन्य दलों की बात मैं नहीं करूंगा। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष लगातार अभी कुमाऊं मंडल में जन संवाद कर रहे हैं, डायरेक्ट अपने कार्यकर्ताओं को से लेकर के, अपने जनता से स्थानीय जनता से लेकर के, जो डीएक्टिवेट थे हमारे कार्यकर्ता, उनको रीएक्टिवेट कर रहे हैं, यानी धरातल पे काम कर रहे हैं, उनको विश्वास जिता रहे हैं कि वो यूकेडी नहीं रही। जो बीच में आपने देखा होगा जिस प्रकार के हादसे हुए हैं, अब नए अध्यक्ष आए हैं तो मैं नई ऊर्जा है, युवा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम भी युवा हैं, इतने बुजुर्ग तो हम नहीं हैं, लेकिन हम भी युवा हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से तो कम से कम 30 साल नीचे ही हूं मैं, तो मैं समझता हूं कि अगर मौका मिला तो हम भी कूद जाएंगे मैदान में, कोशिश पूरी है। देखिए मैंने कहा था ना कि ये प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में केवल उसकी प्रतिभा को आंका जाता है। ये नहीं है ये गरीब है, रेडी वाला है, ठेला वाला है, चाय वाले का बेटा, नहीं। वो आईएएस के कंपटीशन में या राजनीतिक हो या किसी संगठन के कंपटीशन में बैठा, प्रतियोगिता में बैठा, तो निश्चित तौर पे उसकी प्रतियोगिता ही काम आती, उसका ज्ञान काम। ठीक है सत्यवीर चौहान जी, बीजेपी की जो तैयारियां हैं, आपने जो हारी हुई सीटों पर मंथन करने की बात कही, या जो उपलब्धियां हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने की जो बात कही जा रही है, उसको लेकर भी विपक्ष साफ कह रहा है कि आपके जो नाकामियां हैं उनको लेकर तो आप जनता के बीच जाएंगे नहीं, और उपलब्धियां आपके पास है नहीं, तो आप जनता के पास कैसे जाएंगे? ये विपक्ष का सवाल है। यशी जी, आपके के न्यूज के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2024 के ऊपर आपने डिबेट रखी है और मैं पहली बार आपके चैनल में इसमें आपका साथी बन रहा हूं। तो बताना चाहूंगा कि 2024 में हमारा पैनलिस्ट आपको मिस करते हैं सत्यवीर जी। जी काजोल जी, यशी जी, पैनलिस्ट आपको मिस करते हैं काफी। धन्यवाद यशी जी, आपका बहुत बहुत। और मैं भी आप लोगों को बड़ा ही प्रेम करता हूं। और यशी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम मात्र एक ऐसा दल है जब हम चुनाव के मैदान में जाते हैं, चाहे किसी प्रकार का भी चुनाव होता है, हम अपना रिजल्ट के और कामों के आधार पर उनके बीच में जाते हैं। अगर जनता को लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे या राज्य के या राष्ट्र के अनुकूल जो काम होने चाहिए थे वो काम किए हैं, तो वो जनता हमारे पक्ष में फैसला सुनाती है। उत्तराखंड की अगर आप बात कर ले, चाहे 2017 में जिस प्रकार से उत्तराखंड का इतिहास ही रहा है, किसी भी उससे पहले किसी की भी सरकार रही, चाहे हमारी सरकार रही हो, चाहे अन्य दलों की सरकार रही हो, किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, मगर हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी को 17 में भी मिला, 22 में मिला। अब आ जाता हूं लोकसभा के स्तर पर। लोकसभा के स्तर पर एक बड़ी रोचक बात थपलियाल जी ने कही कि इतना परसेंटेज हमारा वोट तब था, उससे भी उसके बाद हमारा इतना परसेंटेज वोट रहा, मगर एक बात कहना वो भूल गए जो तार्किक है और जो होना भी चाहिए लोकतंत्र में, वही होता है अंततः। हम 282 से 303 पे चले गए, तो आप ये देख लीजिए कि हम 282 से बढ़ के 303 पे गए हैं। वोट परसेंटेज का आपको अगर बात करनी है तो इन सीटों का आंकड़ा देख लीजिए कि ये बढ़ा कैसे है।
उसके बाद ये भी कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की दृष्टि से भी पहली बार ऐसा हुआ है कि रिपीटिशन ऑफ ऑल सीट्स इन उत्तराखंड। और ये भी बताना चाहूंगा कि भाई हमारी जो सीटों का अंतर है, विजयी जो मार्जिन है हमारे यहाँ उत्तराखंड में, प्रत्येक सीट का 3 लाख से अधिक का मार्जिन है। आप उत्तराखंड में इस प्रकार के मार्जिन पहले कभी देखने को नहीं मिले हैं। अगर विकास की दृष्टि से ही बात कर ले कि हम 2014 में उत्तराखंड की लेवल पे ही बात कर लूं, अगर राष्ट्रीय लेवल पे कहेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे, ऐसे काम है जो हमने किए हैं। उत्तराखंड में जिस प्रकार से हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बना रहे हैं, आगे जिस प्रकार से हमने कहा था कि 4 धाम की जो रोडें बन रही है, अभी पूरा उसका कार्य नहीं है, लगातार कार्य गतिमान है। आप ये देख लीजिए, अभी यात्रा को कम से कम यशी जी 15 दिन बचे हुए हैं चारों धामों की। हमारा जो पिछले साल का रिकॉर्ड था वो 48 लाख था, आज हमारे पास 50 लाख से अधिक पहुंच गए हैं। तुंगनाथ में जहां गिने चुने हमारे धर्म अनुरागी चाहते थे, वहां आज की डेट में 1 लाख से अधिक चले गए हैं। और यही त्रिगुणी में जहां पर गिने चुने जाते हैं वहां 50,000 से ज्यादा जा चुके हैं। और पर्यटन की दृष्टि से कल एक उत्तराखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट ने फैसला लिया कि यहाँ की पर्यटन नीति में बदलाव करने के लिए, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी को ये इनपुट मिलेंगे, उनकी कैबिनेट को उनकी ये इनपुट मिले होंगे कि भाई उत्तराखंड में ये समस्याएं, ये फीडबैक्स आए हैं, इन पे हमें काम करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। और यही नहीं, अगर मैं देहरादून में बैठा हूँ यशी जी, अभी जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य चल रहा है, बड़े गतिमान तरीके से चल रहा है, चाहे दिल्ली से देहरादून के लिए जिस प्रकार से 2.5 घंटे का जो नेशनल हाईवे बन रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 महीनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह 4-5 महीनों में जिस प्रकार से 2 राज्य जो हिमालय राज्य, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, अभी पोटा साइड से बलुपुर के लिए जिस प्रकार से नेशनल हाईवे बन रहा है, बड़े गतिमान स्थिति में है। आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो या दूसरा जो अपने दूसरी दृष्टि से पर्यटन आता है, उन सभी विषयों में हमको लाभ मिलेगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने और आदरणीय जो हमारी सांसद है माला राज्य लक्ष्मी शाह ने लगातार जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है, केंद्र सरकार से समन्वय बना के डोईवाला से लेके खरादी तक हमारे लिए ट्रेन की सुविधा हो सके, उसके लिए उन्होंने पहल करी, उसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहे पिछले बार जिस 21-22 अक्टूबर को बद्रीनाथ में आए हो, वहां पर जिस प्रकार से उन्होंने 3400 करोड़ का वहां पर जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा कही थी कि यहाँ के मास्टर प्लान के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार मदद करेगी, उसमें लगातार काम चल रहा है। और रोपवे के लिए, चाहे यमुनोत्री का रोपवे हो, चाहे हमारा सिख भाइयों का जो महत्वपूर्ण जो हेमकुंड साहिब है, जो हमारे लिए बहुत ही श्रद्धा का केंद्र है, वो भी, और चाहे ये आपका केदारनाथ का रोपवे हो, वहां सब जिस प्रकार से काम चल रहे हैं। विपक्ष की ट्रिक या बीजेपी की हैट्रिक चर्चा, इसी पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और गिरधर जी का मैं रुख करना चाहूंगी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। गिरधर जी, देखिए बीजेपी जो है वो हारी हुई सीटों पर मंथन भी कर रही है, पर जन जन तक जो उपलब्धियां हैं उन्हें गिनाने की भी बात कही जा रही है। कैसे देख रहे हैं इसको? साथ ही साथ विपक्ष की जो तैयारी है उस पर भी क्या राय है आपकी? देखिए यशी जी, जो संसदीय चुनाव है और विधानसभा चुनाव, इसमें बड़ा फर्क है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली। दिल्ली में 70 में से 67 सीटें आप पार्टी ने जीती थी, और सातों की सातों संसदीय सीट आप पार्टी हारी थी, कांग्रेस हारी थी, सारी बीजेपी जीती थी। तो आप इस फर्क को समझिए कि जब देश का और प्रदेश का जब चुनाव होता है जी, तो उसमें मुद्दों का, चेहरे का, राष्ट्रीय परिपेश का बहुत बड़ा असर दिखाई देता है। और इसको अगर हम नहीं समझ पाएंगे और ये सोचेंगे कि हम यहाँ के लोकल मुद्दे उठाकर अगर हम देश का चुनाव लड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा उचित नहीं रहेगा। उसके लिए आपको अभी से ही विपक्ष को तो खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि वो ने राष्ट्रीय मुद्दों पर ही यहाँ पर, जब अगर संसदीय चुनाव के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो लोकल के साथ साथ, लोकल तो मुद्दे हमेशा रहने ही चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोकल लड़ाई नहीं लड़ेंगे लोकल मुद्दों पर, लेकिन राष्ट्र के मुद्दों पर, जैसे महंगाई है, अभी कई विपक्षी नेताओं ने कही महंगाई है, गैस है, गैस के सिलेंडर की वो महंगाई है, या चीन को आंखें दिखाने वाली बात जैसे उन्होंने कही, इस तरह से इन मुद्दों पर खाली अपने तक ही फोकस न रखें, उसको जनता तक पहुंचाएं इन सब मुद्दों पर। जहां भाजपा की आपने तैयारी की बात कही, जो आज का विषय है हमारा, इस पे मैं एक शेर जरूर कहना चाहूंगा। जो भाजपा की जो मेरी आदत भी है और वो जो भाजपा की सोच भी है कि अब अंधेरों में भी सूरज निकलना चाहिए, अब अंधेरों में भी सूरज निकलना चाहिए, यहाँ भी अब मौसम बदलना चाहिए। वो चाह रहे हैं कि जहां हम हारे हैं हम वहां पर भी जीते, वहां पर भी मौसम बदले, वहां की जनता को हम
अपनी उपलब्धियां बताएं। और यही प्रवास जो सांसदों को प्रवास के लिए उन्होंने कहा है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि जहां पर हम अंधेरे में रहे हैं, जहां पर जनता अंधेरे में रही है या उनके विकास की बातों को समझ नहीं पाई है, या वो जहां पर जीत नहीं पाए हैं, वहां पर किस तरह से उसको जीता जाए। और जैसा आपने शुरू में कहा था, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और जीतने के बाद भी जैसे ही बीजेपी जीतती है, किसी भी राज्य में जीते, चाहे वो केंद्र में जीते, हार पर चाहे वो मंथन राज्यों में शुरू हो जीते, जाता है। उसके बाद अगले दिन ही वो एक दिन का जरूर, एक दो दिन का देते हैं कि चलो थोड़ा जुलूस निकाल ले, उसमें भी वो महत्व, अब चूंकि अब जुलूस का वो एक महत्व हो गया है। जैसे अभी यूकेडी के हमारे प्रवक्ता बता रहे थे कि अभी ढोल पहले कहाँ बजा करते थे इतने, लेकिन जितना अब जोर शोर से बजने लगे हैं। लेकिन वो उसके बाद तुरंत जो है हार का मंथन और अगली तैयारी, अगले चुनाव जो होगा, चाहे वो 2 साल बाद चुनाव हो, चाहे वो 3 साल बाद चुनाव हो, चाहे वो छोटा चुनाव हो, नगर निगम का हो, पंचायत का हो, उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। ये बीजेपी का संगठन या गिरधर जी, और मैं ये भी कहना चाहूंगी, बीजेपी जो है वो अपनी हार का मंथन जरूर करती है, जो अन्य राजनीतिक पार्टियां इग्नोर करती हैं ज्यादातर कि हारे तो हारे, चलिए नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम जो हारे हैं उस पर भी फोकस करना है। वो उनका चरित्र में है, उनके संगठन के चरित्र में ये बात। ये मैं मतलब ठोस तरीके से कहूंगा, ये मैं किसी की पक्ष की विपक्ष की बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ, कांग्रेस भी जरूर, मैंने कांग्रेस का भी देखा, जब संसदीय चुनाव आ रहे थे तो मणिशंकर अय्यर के नेतृत्व में एक समिति बनी थी जिन्होंने की हार का मंथन किया था, और उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे जिसका फायदा उन्हें कर्नाटक में मिला। ऐसा नहीं कि उनका फायदा से कर्नाटक में मिला, और बड़े नेता ने उसमें बड़े अच्छे सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा था कि भाई लोकल नेता को वहां पर प्रोजेक्ट करके लड़ना चाहिए, और जो वहां के महंगाई के मुद्दे हैं या हिंदुत्व को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने लिखा था कि हिंदू के जो हम बिल्कुल एग्रेसिव हो जाते हैं ना, कई बार प्रो एग्रेसिव हो जाते हैं, उस मुद्दे को छोड़कर हिंदुत्व की बात भी करनी चाहिए, हमें हिंदू के उसमें भी जाना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि चरित्र में कांग्रेस के भी बड़ा चरित्र में फर्क आया। बिल्कुल। और राम कथाएं और हनुमान चालीसा मध्य प्रदेश में हो या वहां पर छत्तीसगढ़ में, इस तरह से की वहां पर भी अब शुरू हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा, ये मंथन जब करता है ना आदमी, तो जब कोई पार्टी मंथन करती है तो उसके बाद जो सुझाव अगर उसको मान लिया जाता है तो बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन जी आशीष जी, देखिए जैसे कि यहाँ पे गिरधर जी ने कहा कि मंथन करना कांग्रेस ने शुरू कर दिया है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा लोगों की जो राय है उनको एक्सेप्ट करने लगी है। अब कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को एक बदला स्वरूप कांग्रेस का जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये जो हिंदुत्व वाला कार्ड है वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी खेलना शुरू कर रही है धीरे धीरे। नहीं मैडम, देखिए हम कोई कार्ड नहीं खेलते, हम हर धर्मों का सम्मान करते हैं। धर्म चाहे कोई भी हो, सब धर्म पूजनीय है, सब आदरणीय है, सबका सम्मान करना हमने सीखा है, और ये मैडम हमारी परंपरा है। देखिए धर्म कोई भी होता है, गलत कोई नहीं सिखाता, सब अच्छा सिखाते हैं। हाँ, हो सकता है हम लोग धर्म की आड़ में गलत काम करना शुरू कर देते हैं, वो चीज अलग है। तो धर्म की जहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी कभी किसी धर्म की विरोधी नहीं रही मैडम। हम अगर ऐसा होता तो हम तो खुद ब्राह्मण है, नौटियाल है, और हम क्यों कांग्रेस ज्वाइन करते? अगर ऐसा ही होता टीका लगा हुआ है, धर्म सिखाया जाता, और टीका भी लगा हुआ है नौटियाल जी। बिल्कुल निश्चित ही, मैं जब से मैं कांग्रेस में आया हूँ तब से मैं भगवा भी पहनता हूँ। लोग कहते थे कि कांग्रेस में जाके आप भगवा छोड़ दोगे, मुझे तो बड़ा सम्मान मिला। मुझे पूरी कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मण कहते हैं, आओ पंडित जी कहते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। तो मतलब ये सिर्फ जो गलत धारणा है जो भाजपा ने लोगों के मन में बैठाई है, वो निश्चित ही मैडम बिल्कुल गलत है। हाँ, इतना जरूर है हम किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकते। और मैडम मैं कांग्रेस पार्टी में आने से पहले भी हमारा अपना चरित्र रहा है कि कहीं कुछ भी गुरुद्वारा दिखे, चर्च दिखे, हम लोगों ने गर्दन जरूर झुकाई है। अपने से बड़ा व्यक्ति को झुकानी चाहिए तो मंदिर मस्जिद कुछ भी हो, वो सब हमसे कई गुना ऊपर है, तो इसमें हम कोई राजनीति नहीं करते। और मैडम निश्चित ही जब हम केंद्र के मुद्दे की बात करते हैं मैडम, तो केंद्र के मुद्दे में ऐसा नहीं कि मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करके दिखा दिया। केंद्र के मुद्दे में हम लोग फेल हैं। केंद्र के मुद्दों पे भी हम लोग बात करना चाहते हैं और करते हैं। मैडम आप देखें, जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती थी, सरकार बनाने के लिए आई, तो कितना चिल्लाकर स्वामी रामदेव जी तक प्रचार कर रहे थे कि आप किसको वोट देंगे, जो 35 रुपए लीटर पेट्रोल देगा उसको, या जो 60 रुपए लीटर देगा उसको।
तो आज बताएं मैडम, 100 रुपए लीटर हो गया, आप किसको वोट देंगे? जो 100 रुपए लीटर देगा उसको, या जो 60 रुपए लीटर देगा उसको? आप पेट्रोल की बात करें, आप गैस सिलेंडर की बात करें, 350 रुपए का सिलेंडर मैडम 1200 रुपए में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गुजरात मॉडल का पता ही नहीं लगा कहाँ गायब हो गया। जिस गुजरात मॉडल की इतनी चर्चाएं होती थी, गुजरात मॉडल आएगा, गुजरात मॉडल आएगा, गुजरात मॉडल आएगा, वो मॉडल सिर्फ दंगों में तब्दील हो गया। आज राज्य की किसी भी राज्य के अंदर देखिए, दंगों की ज्यादा गुंजाइश है, मॉडल कहीं नहीं दिख रहा है। हमारे उत्तरकाशी जैसे शांत जगहों में भी दंगे कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और 2 करोड़ रोजगार की हम लोग बात करते थे, कहीं नहीं है रोजगार। मैडम पहली दफा हम लोगों ने ऐसा देखा जब प्रधानमंत्री जी प्रकट होते हैं और कहते हैं मैं नियुक्ति पत्र दूंगा, जब मुख्यमंत्री प्रकट होते हैं कहते हैं मैं नियुक्ति पत्र दूंगा, ऐसा तो कभी होता ही नहीं था। रिजल्ट एग्जाम होते थे, रिजल्ट आते थे, अखबारों में लोग रिजल्ट देखते थे, नियुक्ति पत्र भी घर में आते थे। पहली बार जब कुछ करा नहीं तो ये दिखाने का, दिखावा करने के कि हमने इतने 10 नियुक्ति पत्र देते हैं और कहते हैं हमने 10,000 दे दिया, 10 लाख दे दिए। आप पूछें किसी भी माध्यम से ऐसा कौन है जिसका परिचित नियुक्ति सरकारी नौकरी लगाओ? देखिए ये सारी बातें आशीष जी आपको ही उठानी चाहिए, लाइक विपक्ष को ही उठानी चाहिए। और विपक्ष जहां मौका मिलता है हम कहीं पीछे नहीं होते मैडम, उस बात को जरूर उठाते हैं मैडम। और आज मैं किसी आर्मी वालों के साथ भी बैठा हुआ था, वहाँ अग्निवीर को लेके बात हो रही थी। आप बताएं मैडम, 4 साल में आपने बच्चे को रिटायरमेंट कर दिया, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, उसकी शादी भी उसके बाद होने वाली है, कुछ ना कुछ रोजगार तो क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? क्या आपने चौकीदार बनाने का काम कर रहे हैं? क्या बनेगा वो? आप उसे क्या बनाएंगे? आपने रोजगार दे कहाँ रहे हैं? 24 साल का बच्चा क्या रोजगार करेगा? आप खुद बताएं मैडम। आप कहते हैं हम 15 लाख रुपए देके रिटायरमेंट कर रहे हैं, अब सम्मान भी नहीं मिल रहा। जो सैनिक का सम्मान मिलता था, आप देखें कितने अग्निवीर बेचारे हमारे ऐसे हैं जो वहां सेना में लड़ते लड़ते बेचारे जो खत्म हो गए, आज उनको भी इन्होंने कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। मतलब गाँव का उदाहरण आया था मैडम कि वहां पुलिस वालों को बुलाना पड़ा, यार तुम ही एक सलूट दे दो। पर ये स्थिति इन्होंने कर दी, हमारे देश के सैनिकों तक का अपमान कर दिया, सैनिकों की पेंशन खा गए। आप देखें आज हमारे लोग जो जब कहते हैं कि देश गलत हाथों में था तो हर व्यक्ति को पेंशन मिलती थी, आज ये सही हाथों में आ गया कि पेंशन ही बंद कर दी। सारे हमारे सरकारी कर्मचारी दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं कि हमारी पेंशन बहाल कर दो, बहाल कर दो। आप बहाल करने को तैयार नहीं है, हर क्षेत्र में नाकाम है मैडम। आशीष जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। विपिन जी जी देखिए, यहाँ पर जो मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग राजनीति है, लेकिन मेरा फोकस ये भी है कि देखिए जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम हार पर मंथन कर रहे हैं, कांग्रेस के पास अपनी चीजें। देखिए आम आदमी पार्टी का जनाधार उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से मैं देखूं तो अभी उतना नहीं है। उस चीज को बिल्डअप करने के लिए कैसे, क्योंकि देखिए अगर लोकसभा चुनाव में आप साथ में आते, गठबंधन में आते, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा नीचे तो रखेगी ही। देखिए यशी जी, राजनीतिक पार्टी हैं हम और राष्ट्रीय दल हैं। अब तो हम राष्ट्रीय दल हैं और ऐसा नहीं है राष्ट्रीय दल कोई हवा में नहीं बन जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर कुछ सब कुछ बड़ा है, तभी हम राष्ट्रीय दल का दर्जा हमने पाया है। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ा और 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ा। और अगली बार भी यदि गठबंधन में रहते हैं तो प्रयास करा जाएगा सीटें लेने का, और अगर गठबंधन से बाहर होते हैं तो भी हमारी तैयारी 5 के 5 लोकसभा चुनाव को लड़ने की है। और रही बात लोकसभा के और प्रदेश के मुद्दे, जैसे आपने पूछा हमारे भाई सतवीर जी से कि विपक्ष ने तो बता दिया, कमियां बता दी, लेकिन आप कौन सी खूबी लेके जाएंगे जनता के बीच में? तो उन्होंने केवल और केवल मात्र पर्यटन का नाम लिया। जबकि उत्तराखंड कई सालों से पर्यटन प्रदेश ही है, पर्यटक यहाँ पर हमेशा आते रहे हैं, 4 धाम यात्रा सदियों से चलती आई है। तो ठीक है, आपने नया क्या किया ये आपके पास अब बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, मुद्दा होता है सबसे पहले सीमांत प्रदेशों का, क्योंकि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश है, पलायन भरपूर है। अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पलायन पे कोई भी नीति नहीं बना पाई है। दूसरी चीज कर्मचारियों की पेंशन की, देखिए जब पहले इनकी सरकार आई थी, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो वो ही पेंशन खत्म कर गए थे, और मोदी जी आए, इन्होंने नौकरियां खत्म कर दी। आप 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके आए थे। उत्तराखंड में जो बेरोजगार हैं उनको आपने कितनी नौकरियां दी? आपने तो उनकी नौकरियों में दलाली खा ली। आपके अपने लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग उन दलाली में शामिल रहे हैं, वो जेल में बंद है। अब आपकी कृपा से वो जेल से छूट भी चुके हैं। आप महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई चरम पर भारतीय जनता पार्टी के समय पर पहुंच गई है। पेट्रोल हो, डीजल हो, आटा हो, दाल हो, चावल है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस टाइम एक आम आदमी के जेब पर भारी ना हो। आपने रुपए की कीमत बताई थी कि जब रुपए की कीमत गिरती है
तो सरकार की गरिमा गिरती है, प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। आज ये बताएं रुपए की कीमत कहाँ है और डॉलर की कीमत कहाँ है। अर्थव्यवस्था की अगर आप बात इसके बाद करें, सत्यवीर जी आपसे जवाब लूंगी। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो आज देश का बच्चा लाखों रुपए के कर्ज में डूब चुका है। जितना कर्ज कांग्रेस ने 60 साल में नहीं लिया, उतना कर्ज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में ले लिया। तो ये है राष्ट्रीय मुद्दे। अब अगर ये प्रभारी बनाकर भेज रहे हैं अपनी भारी विधानसभाओं में, तो क्या जवाब लेंगे जनता से? क्या जनता नहीं पूछेगी पेट्रोल की मार? क्या जनता नहीं पूछेगी किसानों पे अत्याचार? क्या जनता नहीं पूछेगी 2 करोड़ रोजगार? क्या जनता गैस, पेट्रोल, डीजल, आटा, दाल नहीं पूछेगी? कि जनता की मूलभूत जो चीजें हैं वो ये हैं। स्वास्थ्य का आपने बुरा हाल कर रखा है, बिजली, पानी, सड़क आप दे नहीं पाए। ठीक है, स्मार्ट सिटी सत्यवीर का जी आपने किया था, जवाब दीजिए। स्मार्ट सिटी में आपने पूरे प्रदेश, पूरे जो शहर को है बदरंग करके रख दिया है। और आपके अपने मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उसमें भ्रष्टाचार भी हो रहा है। आपके अपने मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपके राज्य में 40% कमीशन खोरी हो रही है। तो आप कहाँ क्या बोलते? एक सेकेंड विपिन खन्ना जी, ठीक है, होल्ड ऑन। सत्यवीर जी। यशी जी, मैं अभी 2-3 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न उठे हैं, तो मैं उससे पहले जवाब देना चाहूंगा। चाहे हमारे सम्मानित पत्रकार जी शर्मा जी ने कहा कि गणेश शंकर अय्यर ने कहा कि हमें हिंदुत्व के मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहूंगा, तो मैं उससे पहले थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि जब 2014 के रिजल्ट आते हैं तो उसके बाद एक कमेटी बनती है। उस कमेटी के हेड होते हैं एंटनी जी होते हैं। एंटनी जी, जब वो कमेटी की रिपोर्ट आती है तो उसमें पूर्ण रूप से इंगित किया जाता है कि जो हमारा जो हिंदुत्व विरोधी जो एजेंडा था उसको हमें रखना तो बरकरार है, मगर हमें सॉफ्ट हिंदुत्व लाइन पे चलना है। और हमारे जो पहले के हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी भी रहे हैं, नेतागण भी रहे, उन्होंने कहा था कि एक कालखंड आएगा कि इनको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत की मूल आत्मा क्या है और भारत की मूल आत्मा क्या चाहती है। आज अगर कांग्रेस उसको स्वीकार कर रही है तो स्वागत ही हो कि हमें इसमें कोई किसी प्रकार का खेद और किसी प्रकार का दुख है नहीं। और एक विषय में और भी कहना चाहूंगा कि आशीष जी ने कहा कि हमारे ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए कि हिंदुत्व विरोधी है, तो हमने कोई आरोप नहीं लगाया। ये सिद्ध आपकी ये सब कुछ सिद्ध हुआ है तो आपकी कार्यशैली से हुआ है। अगर ताजा उदाहरण है, कपिल सिब्बल जी, आदरणीय जो सोनिया गांधी जी है, वो खुद उनका जो एफिडेविट था सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने दिया कि राम काल्पनिक है और 2019 में इसका फैसला नहीं होना चाहिए। ये हम तो गए नहीं थे कोर्ट में सोनिया गांधी को, हमने तो बोला नहीं था कि आप लिख के दीजिए, फिर सब कपिल सिब्बल को भी भेजिए, भारत के नामचीन 22 वकीलों को खड़ा कर दीजिए। ये मैंने तभी कहा है आशीष जी, क्योंकि आपकी कार्यशैली से ये उत्पन्न हुई स्थिति है। चाहे 1984 के जो दंगे हुए हो जिसमें इतनी मार काट हुई हो, अनगिनत हो, इस प्रकार का जेनोसाइड हो, या अन्य जितने भी पूरे भारत में जब कांग्रेस की सत्ता रही है दंगे हुए हो, तो मैं स्पष्ट किसी ने कहा कि आपकी कार्यशैली से ही आपके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। हमने कभी नहीं कहा, मगर जब आपने इस प्रकार का निर्माण किया तो ये सब सारा का सारा हुआ। और एक बात और कही इन्होंने कि आज तेल के भाव बढ़ रहे हैं, ये सब बढ़ रहे हैं, तो मैं गैशी जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, इस स्वतंत्र भारत में केवल अगर किसी को एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा को ऑयल पॉइंट मिले हो, ऑयल पॉइंट बता रहा हूं वो भी विदेशों से, वो केवल इराक ऐसा देश था जिन्होंने सोनिया गांधी को ऑयल पॉइंट दिए थे। अब आप देख लीजिए किसी राष्ट्रीय अध्यक्षा को किस आधार पे ऑयल पॉइंट दिए गए होंगे, आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से इनकी स्थितियां है। और यही नहीं, सत्यवीर जी, महंगाई पर भी तो 2 शब्द कहिए ना। डीजल पर 7-7 रुपए बढ़ा दिए। सत्यवीर जी, महंगाई पर 2 शब्द कह दीजिए प्लीज। हाँ, महंगाई पे मैं आपको बताना चाहूंगा यशी जी, मुझे बड़ा सुखद होता है जब महंगाई पे बात होती है और भारत की अर्थव्यवस्था पे बात होती है। वो एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, उनके समय भारत 11वें रैंक पे था। अर्थव्यवस्था के नाम पर जनता को लूट लेंगे क्या सर? 120 रुपए किलो प्याज हो गया है, समझ रहे हैं आप? यशी जी मैं सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं और आज हम जब एक गरीब माँ का बेटा है वो जिसके भारत को 5वें विश्व में 5वें लेवल पे लेके आता है कि आर्थिकी के रूप में, और आपने कहा गरीबी के विषय में आपने बात कहा, हम वो लोग नहीं है कि गरीबी का नारा दे। जब इंदिरा गांधी ने जाता गरीबी हटाओ, मगर गरीबी तो हटी नहीं, गरीबों को कैसे हटाना रास्ते से वो सबने देखा। आज भी देश में भारत सरकार की जो रिपोर्ट है उत्तराखंड के माध्यम से भी और राष्ट्रीय लेवल के माध्यम से भी आपको ये चीज बताना चाहूंगा, 13.5 करोड़ से अधिक लोग भाई कुछ असलियत पे बात करो, कुछ जमीन पे भी बात करो, कागज
सच्चाई देखिए क्या हो रहा है राज्य का, देश का क्या हाल कर रहा है। सतवीर जी भी आज यहाँ पर मन की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं सतवीर जी आज। क्या हाल कर रहे हैं देश का? आपको गरीबी दिखती नहीं है? आप दोनों बोले बीच में, आपको गरीबी दिखती नहीं है? इसका मतलब क्या हाल तरीके का हाल कर रहा है। चलिए पता देश की जनता क्या हाल है, चाय नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए कि भ्रष्टाचार में, और आज ये गठबंधन, मुझे हमें भ्रष्टाचार गठबंधन ये आपका बता पता दीजिए लगेगा, कितना मैं भी स्वाभाविक गठबंधन है कि जब राज्यों के अंदर भी बन पा रहा गठबंधन, तो राष्ट्र में किस प्रकार से गठबंधन बन पाएगा। और यही नहीं, हमने तो महिलाओं को जिस प्रकार से, हमने जिस संसद के अंदर उनकी बात को प्रमुखता से किस प्रकार से रखा जाए, अपनी पॉलिसियों को किस प्रकार से बनाया जाए, उसके लिए हमने जिस प्रकार से 33% रिजर्वेशन का वहां पे प्रावधान किया है। इतने साल तक कांग्रेस की सत्ता में कर सकती थी, मगर नहीं, उनको किस प्रकार से वोट के माध्यम से इस्तेमाल करना है वहीं तक उनको सीमित रखा। मगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको घरों से लेकर संसद तक पहुंचाना है, उसके लिए काम किया। चाहे उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से एक महिला को उसको अध्यक्षा बनाना, ये अपने आप में बड़ा, पहली प्रधानमंत्री बनाई थी महिला, सभी को पता नहीं हुआ सत्यवीर भाई, पहली प्रधानमंत्री महिला भी थी, पता नहीं है मस्तक होते हैं। ठीक है सतवीर जी, मैं वापस आऊंगी, सतवीर जी मैं वापस आऊंगी आपके पास, रुक जाइए सतवीर जी हो गया आपका। सतवीर जी दूसरों को भी मौका दे दीजिए प्लीज, अन्यथा प्लिया जी, एक सेकंड सत्यवीर जी ना, सत्यवीर जी यशी जी आपसे निवेदन है कि मैं एक बात के साथ खत्म करना चाहूंगा फटाफट। एक कालखंड था अटॉर्नी जनरल इस देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। संसद के अंदर हमारे नेताओं ने कहा कि चाइना मजबूत हो रहा है, वो अपने सैन्य ढांचे को मजबूत कर रहा है, हमें भी पूरे बॉर्डर पे नेटवर्क बिठाना चाहिए, हमें आधुनिक करना चाहिए सेना को। हमारे जो हेलीकॉप्टर थे किस प्रकार से उड़न खटोला की तरह नीचे गिरते जा रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे ही आते हैं, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, तीनों को किस प्रकार। ठीक है सत्यवीर जी हो गया, अभी सुनिए जरा, हमारी सबमरीन भी बन रही है, हमारे वॉरशिप भी बन रही है। सत्यवीर जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज, अन्यथा प्ले आ जाए, शांत कराइए जरा, सत्यवीर जी को म्यूट करिए प्लीज। सेना के जवानों के आज भी ये कालखंड है कि जो सत्यवीर जी ये भाजपा की बड़ी मेहरबानी है ना, थोड़ा सा रुक जाइए। तिरंगा लहराया जा रहा है किस प्रकार, अरे क्षेत्रीय दलों से बड़े नहीं है, किस प्रकार से रक्षा मंत्री मान चुके हैं कि चाइना बॉर्डर में खुद रक्षा मंत्री मान चुके हैं कि वहाँ म्यूट कर दीजिए मैम, जैसी जी म्यूट कर दीजिए, सत्यवीर जी को म्यूट करा जाए प्लीज। किताब यही दे दो, सबको बांट दे, खुद पढ़ लेंगे। बात करें आप, क्या हो रहा है जमीन में, अन्यथा प्ले आ जी यसी जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई में प्रदेश उस मुकाम पे पहुंच चुका है कि लोग आज मोहताज हैं इन दोनों की लड़ाई में। क्षेत्र का विकास नहीं, ये खुद का विकास करना चाहते हैं। और अपने माननीय आदरणीय सम्मानीय बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे थे अभी, उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई केंद्र से राज्य तक। मैं उनको दोबारा बोलना चाहूंगा, कई डिबेट्स में मैंने कहा भी है, ये विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, विकसित प्रदेश नहीं है, विकासशील प्रदेश है। अनिल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा प्लीज। जी, इन्होंने जो 23 सीटों पे इतनी गंभीरता ली है और रिसर्च करना शुरू कर दिया, तो उससे बढ़िया जो राज्य सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाएं थी उन पे वो करते, रिसर्च करते तो शायद जनता स्वीकारती। मीडिया संवाद करने की क्या जरूरत पड़ गई, कहीं ना कहीं डर है इनको कि अब जो 2024 का जो मैंने परसेंटेज बताया था उसको लेकर के इनको डर है, इनके माथे पे परेशानी की लकीरें छा गई हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा ठोस नीति की जहां तक बात रही, मैं लंबा नहीं खींचूंगा। प्लान पे कल 30 प्रस्ताव कैबिनेट ने प्रस्ताव पे मोहर लगाई है, उसमें से कोई भी प्रस्ताव ऐसा नहीं है
जो सामान्य व्यक्ति के हित में हो या मूलभूत सुविधाओं को संकेत देता हो या उनकी सुविधाओं को कम करता, असुविधाओं को कम करता हो। कोई भी प्रस्ताव ऐसा नहीं है। तीसरा, पलायन, भूकानून, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, आरक्षण और महंगाई, ये इनके पास बहुत बड़ी चुनौतियां रही है और आगे भी रही। ठीक है, अन्यथा भी आज देखिए माफी चाहूंगी, गिरधर शर्मा जी का अंतिम प्रतिक्रिया फटाफट ले लेते हैं क्योंकि वक्त की कमी है। गिरधर जी फटाफट अपनी बात को प्लीज पूरा करिएगा। जी मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि जब भी देखे 19 में चुनाव हुए, अब आगे भी चुनाव है 24 में भी, आखिर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा क्यों चुना? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है जो मैंने कई लोगों के बीच में, क्योंकि मैं जहां रहता हूं मेरे पीछे बस्तियां ही बस्तियां हैं नदी के किनारे, तो मैंने पूछा भाई आप लोगों ने, आप मोदी को ना जानते ना पहचानते, आपने मोदी को वोट क्यों दिया भाजपा को वोट? तो उन्होंने बताया कि हमें फ्री राशन मिलता है। 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन की योजना है, ये जो है ना, जो महंगाई है वो है फलाना, जब उन्हें राशन खाना पानी मिल रहा है, ठीक है टमाटर प्याज महंगा हो जाता है, कभी कुछ महंगा हो जाता है, कभी प्याज महंगी हो जाती है, तेल महंगा हो जाता है, लेकिन घर की जो महिला है उसे तो राशन से मतलब है। हाँ। वो उसे सब चीज को पाट देता है, वो महंगाई को। ऐसे ही अभी मैंने फिर मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, मैंने कहा आप भाजपा को क्यों वोट दे रहे हैं जबकि उनकी बहुत बड़ी महंगाई चल रही है, ये चल रही है, वो स्वास्थ्य, उसने कहा हमें स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, हमें 5 लाख का वो हमें मिलता है कि हम इलाज कराएं तो कहीं भी 5 लाख का, हमें भले ही उसमें गड़बड़ सड़बड़ हो रही है, कई प्राइवेट अस्पताल जो है उसमें जो है उसका फायदा उठा रहे हैं, इलाज बड़े 1 लाख का होता है तो 4 लाख का वो बिल बना देते हैं। इन चीजों पर रोक होनी चाहिए, लेकिन उसकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, गरीब की जेब से वो फ्री इलाज करा रहा है। तो ये 2-3 कुछ योजनाएं हैं, जनधन योजना है, इन चीजों पे विपक्ष को जरूर मुद्दा बनाना चाहिए। अब विपक्ष इस पर कैसे काम करता है ये तो देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे 2024 की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और बीजेपी कहीं ना कहीं तैयारियों में आगे भी चल रही है। ऐसे में विपक्ष किस तरीके से अपनी तैयारियां करता है ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।